अगर कोई शूद्र या दलित वेद सुनने की कोशिश भी करता तो उसके कान में गर्म तेल डाल दिया जाता था। बड़ी मुश्किल से अगर दलित के बच्चे स्कूल जाते भी थे तो उन्हें क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था, क्योंकि हायर कास्ट के लोग ये सोचते थे कि अगर हमने इन्हें छू लिया तो हम गंदे हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, इंटरकास्ट मैरिज पर सबसे बड़े रूल्स थे। मतलब अगर आप ब्राह्मण हो तो आप सिर्फ ब्राह्मण से ही शादी कर सकते हो। अगर कोई अपर कास्ट का लड़का लोअर कास्ट की लड़की से शादी कर लेता था तो उसे सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता था। और यहाँ एंट्री होती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, और इन्हें वही काम करने पड़ते थे जो गंदे माने जाते थे, मतलब गटर साफ करना या फिर मरा हुआ जानवर उठाना। और इसके बाद 1882 में एक बहुत बड़ी घटना हुई। देखो, रिजर्वेशन की कहानी हजारों सालों से भी पुरानी है, तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी ये समझने के लिए हमें मनुस्मृति को देखना बहुत जरूरी है। मतलब मनुस्मृति एक बहुत पुरानी किताब है जो लगभग 2000 साल पहले लिखी गई थी, और इस किताब ने ही उस सिस्टम की नींव रखी जिसने आगे जाकर रिजर्वेशन को जरूरी बना दिया। इसने सोसाइटी को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। ब्राह्मण ये लोग पूजा पाठ वगैरह करते थे, वेद वगैरह पढ़ते थे, और सोसाइटी में सबसे ज्यादा इज्जत इन्हीं को मिलती थी। फिर क्षत्रिय जो वॉरियर्स होते थे, लड़ाई वगैरह करते थे, राजा महाराजा बनते थे और राज्य को चलाते थे। फिर वैश्य जो बिजनेस करते थे, और इसके बाद आते थे शूद्रास जो सब लोगों की सेवा करते थे। लेकिन इसके नीचे भी एक कैटेगरी होती थी जिसे अवर्ण यानी अनटचेबल कहा जाता था, जिसे आज हम दलित के नाम से जानते थे। इन्हें छूना भी गुनाह माना जाता था। ये लोग सबसे नीचे थे और सबसे बुरा बर्ताव इन्हीं के साथ होता था, यहाँ तक कि इनको कास्ट सिस्टम से भी बाहर रखा गया था। मनुस्मृति में आप देखोगे तो आपको 4 वर्ण मिलेंगे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन आपको दलित का जिक्र इसमें कहीं नहीं मिलेगा। एक बच्चे के जन्म से ही ये डिसाइड हो जाता था कि वो जिस कास्ट के घर में पैदा हुआ है वो वही बनेगा। ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण बनेगा, और अगर शूद्रास के घर में पैदा हुआ है तो वो शूद्र बनेगा। ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता था, और ना ही बच्चे इसे चेंज करना चाहते थे। इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। मान लो एक बच्चा अपर कास्ट फैमिली में जन्म लेता है, और उसको शुरू से ही ये बताया जाता है कि हम बड़े कास्ट के लोग हैं, हम सुपीरियर है, हमारी सोसाइटी में ज्यादा वैल्यू है। तो वो बच्चा अपनी कास्ट को चेंज क्यों करेगा जबकि उसको वो सारी चीजें फ्री में मिल रही है। कोई भी एक सिंगल आदमी अपर कास्ट से नीची जाति लोअर कास्ट में चेंज नहीं करता, क्योंकि उनको खुद पता है कि लोअर कास्ट के लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। इसलिए इंडिया में रिलीजन चेंज करना फिर भी आसान है, लेकिन कास्ट चेंज करने के चांसेस ना के बराबर है। और ये जो लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन हटा दो, SC ST वाले कम पढ़कर भी सीट ले जाते हैं, तो अगर आप इनसे एक बार भी पूछोगे कि आप अपना कास्ट चेंज करके SC ST में आना चाहोगे, तो ये कभी भी हाँ नहीं बोलेंगे। तो वापस थोड़ा पीछे चलते हैं। एजुकेशन के मामले में वर्ण सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। शूद्र और दलित को किताब पढ़ने और सुनने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई शूद्र या दलित वेद सुनने की कोशिश भी करता तो उसके कान में गर्म तेल डाल दिया जाता था। बड़ी मुश्किल से अगर दलित के बच्चे स्कूल जाते भी थे तो उन्हें क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था, क्योंकि हायर कास्ट के लोग ये सोचते थे कि अगर हमने इन्हें छू लिया तो हम गंदे हो जाएंगे। इसलिए दलित के बच्चे स्कूल के बाहर खड़े होकर सुनते थे, फिर चाहे धूप हो या फिर बारिश। यहाँ तक कि दलित के बच्चे को टीचर तक हाथ नहीं लगाते थे। अगर उन्हें कुछ देना होता तो वो एक लकड़ी रखते थे और उसी से छूते थे। इनके साथ और भी कई अत्याचार हुए, जैसे इन्हें कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, इन्हें मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया जाता था, और इन्हें वही काम करने पड़ते थे जो गंदे माने जाते थे, यानी गटर साफ करना या फिर मरा हुआ जानवर उठाना। यहाँ तक कि इनकी परछाई भी अपर कास्ट के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए थी। अगर देखा जाए तो मनुस्मृति ने इस कास्ट सिस्टम को बनाया नहीं था, लेकिन इसने ऑफिशियली लीगल कर दिया था। मतलब जो पहले से ही चलता आ रहा था उसको एक धार्मिक किताब में लिखकर पक्का कर दिया। अगर आप मनुस्मृति को कभी पढ़ोगे तो उसमें एक चीज आपको साफ दिखती है, इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय के बारे में बहुत ज्यादा लिखा गया है। उनके लिए 934 और 171 वर्ष है। मतलब कितनी डिटेल से ये बताया गया है कि उनका क्या काम है, उनके क्या राइट्स है, उनकी क्या ड्यूटीज है। लेकिन इसमें वैश्य और शूद्रास के लिए बहुत कम लिखा गया है, क्योंकि उनके पास उतनी राइट्स ही नहीं थी कि लिखने की जरूरत पड़े। उनके लिए बस इतना ही था कि तुम लोगों की सेवा करो, बस। और दलित को तो मनुस्मृति में इंक्लूड ही नहीं किया गया था। इस कास्ट सिस्टम ने सोसाइटी के हर चीज पर कंट्रोल कर लिया था। पैसा और प्रॉपर्टी सिर्फ अपर कास्ट के लोगों के पास था। लोअर कास्ट के लोगों को जमीन रखने तक की इजाजत नहीं थी। राजा महाराजा, मिनिस्टर, पावरफुल पोस्ट, ये सब ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए ही रिजर्व थी। लोअर कास्ट के लोगों को डिसीजन लेने का कोई हक नहीं था, यहाँ तक कि उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती थी। और सबसे बड़ी चीज, इंटरकास्ट मैरिज पर सबसे बड़े रूल्स थे। मतलब अगर आप ब्राह्मण हो तो आप सिर्फ ब्राह्मण से ही शादी कर सकते हो। अगर कोई अपर कास्ट का लड़का लोअर कास्ट की लड़की से शादी कर लेता था तो दोनों को सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन मान लो अगर उस टाइम पर इंटरकास्ट मैरिज अलाउ होता तो ये कास्ट बैरियर धीरे धीरे करके टूट जाता। लेकिन इंटरकास्ट मैरिज पर बहुत स्ट्रिक्टली रोक थी। यही वजह है कि इसका असर आप आज भी सोसाइटी में देखते हो। कास्ट देखकर ही शादी की जाती है। ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मण रहेगा और उसके बच्चे भी ब्राह्मण। शूद्र हमेशा शूद्र रहेंगे और उसके बच्चे भी शूद्र। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही चलता आ रहा था और आज भी ऐसा ही हो रहा है। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। लोअर कास्ट अत्याचार सहती रही। और इसके बाद 1882 में एक बहुत बड़ी घटना हुई। दो लोगों ने ऑफिशियली कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का आइडिया दिया। ये दो लोग थे विलियम हंटर, एक ब्रिटिश ऑफिसर,
अम्बेडकर और दूसरे आदमी थे ज्योतिराव फूले, एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर जो खुद लोअर कास्ट से थे। उन्होंने ये देखा था कि लोअर कास्ट के लोगों के साथ कितना ज्यादा गंदा सलूक किया जाता है। इन दोनों ने एक नया आइडिया दिया, रिजर्वेशन, मतलब गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन में कुछ सीट्स लोअर कास्ट के लोगों के लिए भी रिजर्व होनी चाहिए। जिसके बाद 1848 में ज्योतिराव फूले ने लड़कियों के लिए पुणे में स्कूल खोला। उस समय लड़कियों को पढ़ाना बहुत दूर की बात थी, लोअर कास्ट के बच्चों को पढ़ाना गुनाह माना जाता था। लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्कूल खोला और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले ने स्कूल में जाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। और जब वो लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी तो उन पर पत्थर फेंके जाते थे, उन्हें गालियां दिया जाता था, लेकिन वो कभी नहीं रुकी। ज्योतिराव फूले के इस काम की वजह से ब्राह्मण लोगों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ा सकते थे। वही लोगों को पढ़ाते थे और वही डिसीजन लेते थे लोगों को पढ़ाने के लिए कि कौन पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा। लेकिन ज्योतिराव फूले ने सिस्टम को चैलेंज किया और ऐसा करना उस समय पे बहुत हिम्मत का काम था। कई लोगों ने इनकी बहुत बुराइयां की, धमकियां भी दी, लेकिन ये अपनी बात पर टिके रहे। उन्होंने कहा कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। ज्योतिराव फूले ने 1873 में एक किताब लिखी थी, गुलामगिरी। इस किताब में उन्होंने लिखा था कि कास्ट सिस्टम ने लोअर कास्ट के लोगों को गुलाम बनाकर रखा है। मनुस्मृति को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया और उस टाइम पर इससे ज्यादा हिम्मत का काम और कुछ नहीं था। ज्योतिराव फूले वो पहले लोगों में से थे जिन्होंने सामने आकर सिस्टम को चैलेंज किया। उन्होंने ये लड़ाई शुरू करी और उससे आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों को रास्ता मिला। रिजर्वेशन का जो आइडिया है वो ज्योतिराव फूले ने दिया और वो आगे चलकर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आया। जिसके बाद 1902 में कोल्हापुर के राजा साहू महाराज ने एक हिस्टोरिकल ऑर्डर दिया। उन्होंने अपने कोल्हापुर स्टेट में एक नया रूल बनाया, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 50% गवर्नमेंट जॉब रिजर्व कर दी। और ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पहले भी लोग बात करते थे, रिजर्वेशन की डिमांड करते थे, लेकिन ऑफिशियली किसी ने गवर्नमेंट पॉलिसी के रूप में इम्प्लीमेंट नहीं किया। साहू महाराज ने ऐसा पहली बार एक्चुअली में किया, क्योंकि साहू महाराज ज्योतिराव फूले के आइडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। फूले ने जो 1882 में रिजर्वेशन का आइडिया दिया, साहू महाराज ने उसे असल में ग्राउंड लेवल पे उतारा। और यहाँ एंट्री होती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। साहू महाराज ने एक और बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फाइनेंशियली सपोर्ट किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक दलित फैमिली से थे और पढ़ाई को लेकर उनका इंटरेस्ट देखकर साहू महाराज ने उनको स्कॉलरशिप दी। इस स्कॉलरशिप के वजह से अंबेडकर अमेरिका गए पढ़ने के लिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, लंदन गए, लॉ की पढ़ाई की, पीएचडी की और मल्टीपल्स डिग्री ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लाइफ इतनी छोटी नहीं थी, काफी स्ट्रगल रहे उनके लाइफ में, और साहू महाराज का अगर सपोर्ट ना होता तो शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतना पढ़ नहीं पाते, और अगर अंबेडकर पढ़ नहीं पाते तो शायद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अलग होता, रिजर्वेशन सिस्टम कुछ अलग होता। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो साहू महाराज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मदद करके पूरे इंडिया के रिजर्वेशन सिस्टम की नींव रखी। कई लोग बोलते हैं कि SC/ST वाले को रिजर्वेशन का बहुत ज्यादा फायदा होता है, वो कम मार्क्स लाकर भी सीट ले जाते हैं। इस सवाल का जवाब भी साहू महाराज ने दिया था। उन्होंने कहा कि कई सालों से बैकवर्ड क्लासेस को दबाया गया है, उन्हें एजुकेशन नहीं दी गई, यहाँ तक कि उनको एक अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिली। अब अगर हम सिर्फ कानून बना दे कि सब बराबर है तो क्या फायदा, जो पहले से आगे है वो आगे ही रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम बैकवर्ड क्लासेस को एक्स्ट्रा पुश दे, एक्स्ट्रा सपोर्ट दे, ताकि वो कैचअप कर सके और कंपटीशन में वापस आ सके। जिसके बाद 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रमसे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया। इस अवार्ड ने मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, दलित यानी डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि दलित अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करेंगे, सिर्फ दलित कैंडिडेट्स होंगे और सिर्फ दलित वोटर्स ही वोट करेंगे। इसके बीच कोई अपर कास्ट इंटरफेरेंस नहीं करेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस डिसीजन से काफी खुश थे, क्योंकि फाइनली दलित को भी पॉलिटिकल पावर मिलने वाली थी। लेकिन गांधी इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। उनका कहना था कि ये हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करेगा, क्योंकि दलित भी हिंदू का ही हिस्सा है। गांधी जी को ये लगा कि यहाँ पर ब्रिटिशर अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यूज कर रहे हैं। इस ऑपोजिशन को दिखाने के लिए गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को यारवाड़ा जेल पुणे में फास्ट अनटू डेट शुरू कर दिया। उनका कहना था या तो ये अवार्ड वापस ले लो या फिर मैं मर जाऊंगा। और जैसे ही ये न्यूज बाहर आई पूरा देश घबरा गया, लोग डर गए कि गांधी मर जाएगा। और ये सुनते ही सारे लीडर्स अंबेडकर जी के पास आ गए, अंबेडकर जी पर प्रेशर बनाया कि ऐसा मत करो। तो यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गए थे। एक तरफ उनका सपना था सेपरेट इलेक्टोरेट का, और दूसरी तरफ गांधी जी की जान दांव पर लगी थी। और अगर गांधी जी मर जाते तो पूरे देश का गुस्सा दलित पर निकलता। प्रेशर इतना ज्यादा था कि अंबेडकर जी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। जिसके बाद 24 सितंबर 1932 को यारवाड़ा सेंट्रल जेल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक पुणे पैक्ट साइन होता है। इस पैक्ट में अंबेडकर जी को दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का सपना छोड़ना पड़ा, लेकिन इसके बदले में रिजर्व सीट मिल गई, जो 71 से 148 कर दी गई। और नए सिस्टम में कुछ ऐसे सीट रिजर्व होंगे जहाँ सिर्फ SC कैटेगरीज ही कंपटीशन करेंगे, लेकिन वोटिंग में सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, अपर कास्ट भी और दलित भी। जैसे ही ये पुणे पैक्ट साइन हुआ, गांधी जी ने अपना फास्ट तोड़ दिया
दिया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बाद में ये कहा भी कि उन्होंने ये पुणे पैक्ट गांधी जी के प्रेशर में आके साइन किया है। गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ब्लैकमेल किया अपने जान को हथियार बनाकर। उन्हें लगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट से दलित ट्रूली इंडिपेंडेंट हो जाते, लेकिन नए नियम की वजह से वो अपर कास्ट के वोटर्स पर डिपेंड है। प्रैक्टिकली अंबेडकर जी के पास कोई चॉइस ही नहीं थी। इस पूरे पैक्ट ने इंडिया के एक मॉडर्न रिजर्वेशन सिस्टम की नींव रखी। तो 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हो गया और अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक संविधान बनाना जो सबको बराबर तरीके से देखे। इस काम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चूज किया असेंबली के चेयरमैन के तौर पर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को लिखते वक्त रिजर्वेशन को बहुत सीरियसली लिया। इसलिए आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे, जैसे आर्टिकल 15 ने कास्ट, रिलीजन और रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन बैन कर दिया। आर्टिकल 16 ने गवर्नमेंट जॉब में सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज का हक दिया। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत, जिसको कम्प्लीटली एबॉलिश किया और इसको दोबारा प्रैक्टिस करना क्राइम बना दिया। आर्टिकल 330 और 332 में विधानसभा और लोकसभा में SC/ST वालों के लिए सीट रिजर्व की। लेकिन ये टाइम आज भी नहीं आया। आज भी हमें ऐसे बहुत केस मिल जाएंगे जहाँ पे दलित और लोअर कास्ट के लोगों के साथ इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। 75 से ज्यादा साल हो गए हैं, लेकिन आज भी रिजर्वेशन कंटिन्यू है, क्योंकि आज भी SC/ST वालों के लिए सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। जब तक रिजर्वेशन की जरूरत है तब तक रिजर्वेशन रहेगा। लेकिन उनका बताया गया सिस्टम लाखों करोड़ों लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे रहा है और आज भी सिस्टम में चेंज आ रहा है। देखो, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन सच्चाई यही है। अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि रिजर्वेशन क्यों जरूरी है। Before religion, before caste, before language, we are Indians. Article number 1, the foundation of India. The Constitution begins with a simple but powerful line. India, that is Bharat, shall be a union of states. This is not just a sentence, this is identity. India, also called Bharat. Two names, one nation. And notice the words union of states, not a loose alliance, not independent regions, a union, permanent, strong, indivisible. This means no state is separate from the nation. No region is bigger than India. Before language, before religion, before culture, we are one union. But today, we fight over North versus South, language versus language, state pride over national unity. Article 1 says we are united. Reality sometimes says we are divided.